नमस्ते दोस्तों, प्री हिस्टोरिक एज चल रही थी। कौन सी एज आने वाली थी हमारे आगे? चैल्कोलिथिक एज। जी हाँ, चैल्कोलिथिक एज की बात करेंगे आज। और चैल्कोलिथिक एज जिसकी आपको सबसे पहले बात सुनते दिमाग में जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अर्लीस्ट ह्यूमन। ये आप लिख सकते हैं अलग से नोट डाल के, क्योंकि आपको याद रखना है कि कॉपर किस टाइम आया था। जो चैल्कोलिथिक एज है उसकी एज का आप अंदाजा लगा सकते हैं 4000 से लेकर और 1000 बीसी तक। हालांकि ये अलग अलग कल्चर में डिवाइड था, अलग अलग छोटे कल्चर्स डेवलप हो रखे थे इसी एज के अंडर। सो आप इसकी एक एज फिक्स नहीं कर सकते, आप उन कल्चर्स के बेसिस में अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी एज क्या रही होगी। पर एक्चुअल एज वो भी हमें पता नहीं लग पाई है अभी तक, पर मैं आपको जो एनसीईआरटीज में दे रखी है एज इट इज वो एजेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैल्कोलिथिक एज की बात करते हैं। तो आप मान लीजिए जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है, ये आप सपोज कर लीजिए राजस्थान है, उसके बाद ये गुजरात वाला रीजन आता है, फिर ये पेनिनसुलर इंडिया आता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा रीजन है, यहां माना जाता है कि चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ होगा। ठीक है, चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ होगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारा सिंध वाला जो रीजन है जहां पे हड़प्पा बाद में डेवलप हुआ, या हड़प्पा इसके पैरेलल डेवलप हुआ, आप ये भी कह सकते हैं हड़प्पा कल्चर डेवलप हुआ। कई लोग मानते हैं कि पैरेलल डेवलप हुआ, कई लोग मानते हैं चैल्कोलिथिक एज के बाद हड़प्पन कल्चर आया है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सीक्वेंस वाइज ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीजन हुआ करता था हमारा जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन है, मेनली वो रीजन कवर करा करता था चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया चैल्कोलिथिक कल्चर है वो छोटे छोटे अलग अलग कल्चर्स में डिवाइड हो रखा है। उन सभी कल्चर्स के बारे में बात करते हैं अब। तो सबसे पहला डिवीजन जो आता है कैथा कल्चर, इस कल्चर का नाम है कैथा कल्चर, जो कि चैल्कोलिथिक एज के अंडर ही आता है। तो सबसे फर्स्ट कल्चर कैथा कल्चर, जिसकी एज आप मान सकते हैं 2450 टू 2000 बीसी। ठीक है, ये जो आपका कल्चर है ये नियर अबाउट एमपी के रीजन में आया, मध्य प्रदेश के रीजन में ये डेवलप हुआ। तो आप इसका लिख सकते हैं, इसकी कोई इतने इंपॉर्टेंट सेंटर्स नहीं है। जिन जिन कल्चर्स के इंपॉर्टेंट सेंटर्स होंगे या कोई साइट्स होगी उसका मैं आपको नाम लिख के बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो नियर अबाउट एमपी आप याद कर सकते हैं इसको, इस रीजन के आसपास कहीं रहा होगा हमारा कैथा कल्चर। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं तो है आहार बनास कल्चर। आहार बनास कल्चर जो हमारे राजस्थान में डेवलप हुआ, राजस्थान में आहार बनास कल्चर डेवलप होता है, आप लिख सकते हैं इसे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ एज 2200 से लेकर 1500 बीसी, ये एज रही आहार बनास कल्चर की। और इसके कुछ मेजर सेंटर्स है जो कि है आहार, गिलुंड, गणेश्वर जैसी साइट्स। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे कहीं डेवलप हुआ था आहार बनास कल्चर। आहार बनास, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे। और इसके मैं मेजर साइट्स लिख देता हूं, जो कि है गिलुंड, गणेश्वर एंड आहार इटसेल्फ। दीज आर सम मेजर सेंटर्स ऑफ दिस कल्चर। ठीक है, अब मालवा की बात करते हैं। मालवा, आपको पता होगा मालवा नाम सुनते ही क्या याद आता है? एमपी साइड रीजन, है ना, जो एंशिएंट मालवा हुआ करता था, जो हमारे इस साइड कहीं पड़ता रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कल्चर यहाँ से फैल रहा है, इस जगह पे आसपास आपके कौन सी कल्चर डेवलप हुई होगी? मालवा कल्चर। अब मालवा कल्चर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, तो मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि महेश्वरी, नाव दतोली, ईरान एक्सेट्रा। ये सब जो है आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल साइट्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मालवा की जो एज है वो बताई जाती है नियर अबाउट, आप सपोज कर सकते हैं इसको कि मालवा की एज रही होगी 1800 टू 1400 बीसी। कितनी? 1800 टू 1400 बीसी। अब इसके सेंटर्स में अलग से लिख देता हूं, आपको ये याद रखना है, ये डिवीजन में है अलग से। इसके सेंटर्स में लिख देता हूं, यहां पे मालवा के सेंटर्स हैं ईरान, वो पर्सिया वाला ईरान नहीं, ये ईरान साइट अलग है। ठीक है, उसके बाद नाव दतोली एंड देन महेश्वरी। महेश्वर भी लिख सकते हैं, महेश्वरी भी, वो आप पे डिपेंड करता है, कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर।
ठीक है, ये कुछ मेजर सेंटर्स हो गए हमारे मालवा के, अगर दिख रहा होगा आपको अच्छे से तो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मालवा कल्चर के बाद आता है जोलवे कल्चर। जोलवे कल्चर जो कि माना जाता है कि एमपी के नियर अबाउट ही डेवलप हुआ होगा, पर इसका एक्सटेंड हमें कई सारे अलग अलग साइट्स पे मिलता है, तो हम इसकी एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं रख सकते। फिर जोलवे कल्चर की एज आती है तो सबसे यंगेस्ट कल्चर कंसीडर किया जाता है इसको, सबसे यंगेस्ट कल्चर यानी कि सबसे लेट बना हुआ कल्चर जो चैल्कोलिथिक के अंडर ही डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसकी एज क्या है? इसकी एज मानी जाती है नियर अबाउट 1400 टू 700 बीसी। 1400 टू 700 बीसी। देख रहे हैं आप सबसे यंगेस्ट कैसे सीक्वेंस चलता आ रहा है, उसके बाद इनमें सबसे यंगेस्ट कैसे मिला हमें, है ना। अब आगे जाके वापस ओल्ड साइड से मिलनी है। जो जोलवे कल्चर है उसका एक्सटेंड मैं आपको बताता हूं कहां तक रहा। जोलवे कल्चर का जो एक्सटेंड रहा उसे माना जाता है अलग अलग साइट्स है, जैसे कि प्रकाश हुई, प्रकाश जो कि हमारी तापी वैली में है, फिर गोदावरी, गोदावरी वैली, और उसके साथ इनाम गांव, दीमाबाद और बेलान वैली, ऐसे करके अलग अलग वैलीज है। और ये साइट्स के ही नेम है, आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि इसका एक्सटेंड बताते हैं। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि दीमाबाद। दीमाबाद कहाँ पे है? परवाना में, दीमाबाद। फिर आता है गोदावरी वैली, और आता है प्रकाश, प्रकाश जो कि हमारे तापी वैली में है, तापी वैली। ये वैलीज जहां से हमारी नदियां गुजर रही है, जैसे कि तापी, गोदावरी, उन्हें ही वैलीज कहा जा रहा है। तो आप पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एस्टिमेट मिल रहा है आपको इनकी लोकेशंस का। ठीक है, गोदावरी वैली हुई, प्रकाश इन तापी वैली हुआ। उसके अलावा आप लिख सकते हैं इनाम गांव, इनाम गांव, और ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी साइट्स है जहां पे जोलवे कल्चर का एक्सटेंड माना गया है। उसके बाद हमारी बात आती है सलवाड़ा कल्चर की। जोलवे कल्चर के बाद आता है सलवाड़ा कल्चर। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि महाराष्ट्रियन साइड जा रहा है ये नेम, है ना। तो जी हाँ, महाराष्ट्र ही इसका एक्सटेंड माना जाता है। सलवाड़ा कल्चर की एज मानी जाती है जो, वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको एज लिखनी है 2200 टू 1800 बीसी। 2200 टू 1800 बीसी आपको एज लिखनी है इसकी। ठीक है, और सलवाड़ा कल्चर जो है उसमें महाराष्ट्र एक्सटेंट आ गया। अब महाराष्ट्र में भी धुले नाम की जगह है, धुले नाम का जो रीजन पड़ता है वहां पे इसका एक्सटेंड माना गया है, पर्टिकुलर उसी रीजन में। जैसे कि आप देख लीजिए, ये हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ थोड़ा साउथ साइड आ जाता है, एमपी से भी नीचे आएगा क्योंकि एमपी तो हमारा इस साइड हो गया, फिर यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र। तो इस जगह पे हमारा जो है धुले, एक धुले करके साइट है, वहां पे इसका एक्सटेंड मिलता है। किसका? सलवाड़ा कल्चर का। मैं आपको लोकेशन बताता जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप खुद से एक मैप ड्रॉ करके साइड में उसे मैपिंग कर सकते हैं कि कहाँ क्या क्या हुआ होगा, जिससे कि आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा चैल्कोलिथिक कल्चर्स का। ठीक है, उसके बाद बात आती है तो रंगपुर और प्रभास। रंगपुर और प्रभास कल्चर जो है वो हमारे गुजरात साइड के कल्चर्स कंसीडर किए जाते हैं, जिसकी एज हुई होगी नियर अबाउट 1800 टू 1400 बीसी। 1800 टू 1400 बीसी। ठीक है, रंगपुर और प्रभास कल्चर। अब हमारा जो प्रभास है वो आज का सोमनाथ है। सोमनाथ आपने नाम सुना होगा, जो कि हमारे मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, तो उनमें से ही एक सोमनाथ भी गिना जाता है। तो प्रभास क्या है? एंशिएंट नेम ऑफ सोमनाथ, ये भी लिख सकते हैं आप, एंशिएंट नेम ऑफ सोमनाथ। और इस कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं जानना है आपको, केवल इतना एस्टिमेट ले लेना है कि ये गुजरात साइड का कल्चर रहा होगा। ठीक है, ये कुछ हमारे मेजर कल्चर्स के डिवीजन थे जो चैल्कोलिथिक एज में रहे होंगे। अब मैं आपको इसके सोसाइटी के बारे में बताता हूँ। स्लाइड के बारे में आपको बताते हैं। चैल्कोलिथिक सोसाइटी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको जो चीज जाननी चाहिए वो ये है कि हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो प्री हिस्ट्री वाले जो लोग थे उन्हें लिखना नहीं आता था।
ये पॉइंट आप साइड में लिख लीजिए नोट करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोटो हिस्ट्री वाले लोग थे उस पॉइंट से हमारे माना जाता है कि लिखना शुरू हुआ था, और अभी भी कुछ राइटिंग्स ऐसी है जो हम पढ़ नहीं पाए हैं प्रोटो हिस्ट्री की भी। पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक पीपल्स वर अननोन अबाउट आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। तो सोसाइटी की बात आती है। सोसाइटी में आपको क्या क्या लगता है, कैसे उनका लाइवलीहुड रहा होगा, कैसे वो रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, किस जगह रहते होंगे, ये सब भी तो जानना जरूरी है। हमारे सोसाइटी के अंडर ही तो आएगा ये। उनकी थिंकिंग क्या थी, कम्युनिटी लाइफस्टाइल थी या कैसी लाइफस्टाइल थी, जो कि हमने पहले एजेस में जाना था, नियोलिथिक पैलियोलिथिक में, वैसे ही हमें इस एज में भी जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो टूल्स के बारे में आता है। चैल्कोलिथिक पीपल्स ने कौन से टूल्स यूज किए होंगे? तो जो हमारे प्री हिस्ट्री से ऑथेंटिक टूल्स चलते आ रहे थे, माना जाता है कि वही ये यूज में ला रहे थे। टूल्स में डेवलपमेंट काफी टाइम बाद देखने को मिला है, तो आपको सेम ही चीजें लिखनी पड़ेगी काफी टाइम तक। ठीक है, तो हम बात करते हैं टूल्स में क्या क्या था। मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स जो पहले नए नए माने जा रहे थे मेसोलिथिक एज के आसपास, यहाँ उनका यूज क्या हो गया, अबंडेंट हो गया, मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में उनका यूज होने लग गया। ठीक है, माइक्रोलिथ्स का और स्मॉल स्टोन टूल्स तो साथ में यूज हो ही रहे थे। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे कि यूजिंग माइक्रोलिथ्स एंड सम स्मॉल स्टोन वेपन्स, वही क्लेवर एक्सेस, हैंड एक्सेस जैसे। ठीक है, फिर पोट्री की बात आती है ना। तो पोट्री मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, मैं बता नहीं पाया था आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में, हालांकि बता देना चाहिए था। चलिए आपको पहले पोट्री के पॉइंट बताते हैं। तो माना जाता है कि नियोलिथिक एज में पोट्री आई थी, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो नियोलिथिक एज में हमारी पोट्री आई, तो उसमें हुआ क्या, 5000 बीसी के अराउंड हमारी पोट्री मानी जाती है आई होगी। क्या आई होगी? पोट्री। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया, जो एजेस है उनके अकॉर्डिंग हमारी पोट्री अलग अलग डेवलप हुई, और कैसे किस स्टेप बाय स्टेप चलती आई और कितनी डेवलपमेंट्स हुई वो मैं आपको बताता हूं। तो इसे 4 फेज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो माना जाता है वो माना जाता है कोडेड इम्पोजेस्ड पोट्री। कोडेड इम्पोजेस्ड पोट्री, कोडेड इम्पोजेस्ड पोट्री यानी कि क्या होता था, सिंपल मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, उन्हें सजाने के लिए या उन पर कुछ डिजाइन्स बनाने के लिए क्या करते थे, कोई भी थ्रेड या फिर कोई लंबी घास का टुकड़ा हुआ करता था, तो उसे उस मटकी के आसपास है ना चिपकाकर और उसके बाद उसे सेका जाता था। तो आप खुद सोचिए, वो थ्रेड आप हटाएंगे बाद में, या फिर वो घास आप वहां से हटाएंगे, या कोई रोप वगैरह हटाएंगे वहां से, तो एक पैटर्न बनता हुआ आएगा, है ना। तो उस पैटर्न के कारण इसे कहा जाता था कोडेड इम्पोजेस्ड पोट्री। ये कुछ ऐसी दिखा करती थी, कुछ ऐसी ये पोट्री हुआ करती थी, बहुत ही बेसिक सी हुआ करती थी, और ये जो है ऐसे राउंड पैटर्न्स में थ्रेड लपेट दिया जाता था, तो ये उसके कारण जो ब्लंट इफेक्ट्स बनते थे, ऐसा कुछ डिजाइन आया करता था उस पोट्री का। उसके बाद जो पोट्री आती है वो आती है रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री। माना जाता है कि सबसे क्रूशियल पोट्री यही रही होगी। एक तो सबसे पहले कलर्ड पोट्री आई, है ना, रेड एंड ब्लैक, मतलब सबसे पहली कलर्ड पोट्री। उसके बाद माना जाता है सबसे ज्यादा यूज इसको लाया गया एंशिएंट पीपल के द्वारा। मतलब आप मान सकते हैं कि चैल्कोलिथिक एज में जाके मिली ये, और हम जब तक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक माना जाता है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती रही ये पोट्री। सोसाइटी डेवलप होती रही, अलग अलग पोट्री आती रही, पर उसके बावजूद जो मिडिल क्लास थी या वहां की लोकल क्लासेस थी, उनके हाउसेस में हमें इसके एविडेंस मिलते रहे। तो सेकंड क्या आती है, रेड एंड ब्लैक पोट्री, रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर लिखेंगे हम इसे। रेड एंड ब्लैक वेयर के बाद आती है पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। जो पेंटेड ग्रे वेयर है वो मानी जाती है हमारी आई होगी महाजनपदास के पीरियड के आसपास। ठीक है, उसके बाद जो आता है सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होता है पोट्री के अंदर, वो होता है नदन ब्लैक पॉलिश वेयर में। नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, NBPW। इसका नाम क्या है, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। यहाँ जो वेयर वर्ड है वो कलर्ड और पोट्री के लिए यूज किया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको।
नदन ब्लैक पॉलिश वेयर जो है वो माना जाता है महाजनपदास का पीरियड एंड होता है, उसके बाद जो मौर्यन सोसाइटी आती है और पोस्ट गुप्तान एरा तक जो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर है वो चलता है, और इसे लग्जरियस पोर्ट्री के अंदर कंसीडर किया जाता आ रहा है उसी टाइम से। ठीक है, तो ये चारों टाइप लिख लीजिएगा आप पोर्ट्री के। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो पोर्ट्री आती है चैल्कोलिथिक एज वाली। चैल्कोलिथिक एज में क्या हुआ कि रेड एंड ब्लैक कलर्ड पोर्ट्री यूज की गई। उससे पहले कोडेड इम्पोसेस्ट पोर्ट्री चलती आ रही थी, जो बहुत ही मतलब अर्लीस्ट जो ह्यूमन था वो यूज कर रहा था कोडेड इम्पोसेस्ट। उसके बाद सोसाइटी डेवलप हुई, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई सोसाइटी में, तो यहाँ कौन सी आ गई, रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर। आप इसके साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दैट चैल्कोलिथिक पीपल्स वर द फर्स्ट वन हु यूज्ड कलर्ड पोर्ट्री। ठीक है, उसके बाद बात आती है लाइवलीहुड की। तो इनका लाइवलीहुड कैसा रहता होगा, लाइवलीहुड कैसा रहता होगा, यानी कि वहां क्रॉप्स क्या क्या हुई होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर था या कैसा था, और कोई इकोनॉमी का सोर्स था या नहीं, तो वो बात आती है। लाइवलीहुड में मैं आपको बताता हूं, मेजर जो इनकी क्रॉप्स थी वो आपको लिखनी जरूरी है। तो कुछ मेजर क्रॉप्स लिख लीजिए, व्हीट, बार्ले, मेज, और अभी तक हमें राइस का कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला यहाँ पे, पर आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे व्हीट, बार्ले, मेज जैसी जो चीजें थी उन पे इनका कल्चर ज्यादा डिपेंड हुआ करता था। ठीक है, मैं जानबूझ के छोटे नोट्स दे रहा हूं आपको, जो आपको देखते ही याद होंगे, आप जल्दी माइंड में कैप्चर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है इकोनॉमी। तो कैसी इकोनॉमी हुआ करती थी, विलेज इकोनॉमी हुआ करती थी। विलेज इकोनॉमी की मतलब सो मच लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहे थे ये, बेसिक सी लाइफ थी, मतलब कमाया और खाने वाला सीन था, समझ रहे हैं। तो विलेज इकोनॉमी थी एक। उसके बाद आती है बात सेटलमेंट पैटर्न की। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, अभी भी मड ब्रिक हाउसेस चल रहे थे। सबसे पहले हमें मड ब्रिक हाउसेस के एविडेंस कहाँ मिले वैसे, अगर आपको पता हो तो, पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें सबसे पहले मड ब्रिक हाउसेस के एविडेंस मिले थे बुर्जोहम साइट पे। आपको याद हो तो नियोलिथिक साइट थी एक, जो बुर्जोहम साइट थी, नियर अबाउट 2500 बीसी के आसपास कंसीडर किया जाता है जो मड ब्रिक हाउसेस हमें मिले, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चैल्कोलिथिक एज जो है वो 4000 से 1000 बीसी के अराउंड आ रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि मड ब्रिक के हाउसेस यहाँ पहले मिले हो, है ना। पर नियोलिथिक एज पूरी पहले आई है तो हम उसे ही पहले कंसीडर करेंगे, चाहे बुर्जोहम कितनी भी लेट आई हो। सेटलमेंट पैटर्न हुआ तो मड ब्रिक हाउसेस में क्या हुआ करता था, मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ छोटे से। आप देखिए, कोई बर्न्ट ब्रिक का एविडेंस नहीं मिलता है। बर्न्ट ब्रिक सबसे पहले हमें हड़प्पा में ही मिली है। उसके बाद बात आती है, तो ये ऐसे सिंपल, आपने जो हट्स देखे होंगे आजकल हट्स बनते हैं, ये वैसे से पैटर्न में ही हाउसेज हुआ करते थे, और ज्यादा कोई इंप्रूव्ड टेक्निक नहीं थी, बेसिक से हाउस हुआ करते थे, जिनपे गेहूं की खेती करने के बाद जो बचा हुआ कचरा हुआ करता था उससे ही इसकी रूफ को ढक दिया जाता था। अब ऐसी हाउसेस की जो रूफ होती है उसे बोला क्या जाता है, तो इन हाउसेस को आप बोलेंगे थैच्ड रूफ हाउसेस, थैच्ड रूफ हाउसेस। ठीक है, ये लिख लेंगे आप, थैच्ड रूफ हाउसेस। अब ऐसा ही हमें एक एविडेंस मिलता है, मैं एग्जांपल में लिखता हूं, एक एविडेंस मिलता है हमें चैल्कोलिथिक कल्चर के ही अंडर। तो उस एविडेंस में क्या होता है, हमें मिला है एक बड़ा सारा रूम मिला है, सॉरी एक बड़ा थैच्ड रूफ हाउस मिला है हमें एविडेंस में, जिसमें हमें 4 तो मिले हैं रेक्टेंगुलर रूम्स, रेक्टेंगुलर रूम्स, और वहीं एक सिंगल जो सेंटर में हमें मिलता है वो है सर्कुलर रूम, सर्कुलर रूम। मतलब उस रूम के पैटर्न का कोई अंदाजा दे देता हूं मैं आपको, छोटे से डायग्राम में देख लीजिएगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें अलग अलग रूम्स मिले। ठीक है, आप यूं मान लीजिए कि ऐसे ये 4 रूम्स बने हुए हैं और इसके बीच में एक सर्कुलर रूम मिलता है। ठीक है, अब बात आती है जोलवे कल्चर की। तो जोलवे कल्चर आपने पढ़ लिया पहले, आप सोच रहे होंगे वापस क्यों बताया जा रहा है। तो मैं जोलवे कल्चर की आपको एक मुख्यतः बात बताना चाहूंगा। जो जोलवे कल्चर है, कुछ लोग मानते हैं, जैसे आपको पता है उसकी एज मैंने कितनी बताई आपको, यंगेस्ट एज है, कंसीडर की जाती है 1400 बीसी से 700 बीसी। तो ये एज कई लोग का कहना है, जो हड़प्पन कल्चर के जो पीपल्स थे, जो वहां पहले से रह रहे थे, वो माइग्रेट करते हुए या फिर वहां कोई डिजास्टर आया होगा, कुछ रीजन रहा होगा जिससे कि वो कल्चर एंड हुआ, तो वो कल्चर एंड होने के बाद जोलवे कल्चर के तरफ शिफ्ट हुए। तो
तो आप कह सकते हैं कि जो जोलवे कल्चर था वो कंसीडर किया जा सकता है, जोलवे कल्चर वो कंसीडर किया जा सकता है द एज ऑफ मॉडिफिकेशन, एज ऑफ मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ चैल्कोलिथिक एज। मतलब जोलवे कल्चर की जो एज आई उस पॉइंट से चैल्कोलिथिक कल्चर ने डेवलप होना शुरू किया। वो भी किस कारण? कई लोग हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो हमारा सिंध वाले पीपल थे वो यहाँ पे माइग्रेट कर गए और उन्होंने इस रीजन को डेवलप करना शुरू किया और ऐसे चलते चलते चैल्कोलिथिक कल्चर और आगे डेवलप हुआ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं बेसिक सा पॉइंट साइड में। और मैंने जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि माइग्रेशन की थ्योरी है एक, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद बात आती है तो रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस की बात आती है कि चैल्कोलिथिक एज में क्या रही होंगी। तो सबसे पहले तो कोई रिलीजन नहीं हुआ करता था। हम एंशिएंट इंडिया में ही मान के चलेंगे कि पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं था। हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें वैदिक रिलीजन पढ़ना जरूर है आपको, पर आप उसको भी क्या कंसीडर करेंगे? सेंट्रल एशिया से जो आर्यंस आए उनका रिलीजन था। तो आप हर बार एक रैशनल वे से देखेंगे हिस्ट्री को, कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि पर्टिकुलर रिलीजन से बांध के देखूं या किसी भी पर्सपेक्टिव से बांध के देखूं, क्योंकि आप हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप खुद को बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद बात आई है रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस की। तो सबसे पहले तो कोई रिलीजन नहीं हुआ करता था। अब प्रैक्टिस को देखने को मिला है, बरियल प्रैक्टिसेस में बात करते हैं। बरियल प्रैक्टिस, बरियल प्रैक्टिस में क्या हुआ करता था? अर्न बरियल चलता था ज्यादातर इस टाइम पे। अर्न बरियल, अर्न बरियल या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट बरियल भी हुआ करता होगा। और कंसीडर किया जाता है कि इस टाइम पे डायरेक्ट क्रीमेशन ऑफ बॉडी का कोई एग्जांपल नहीं मिला है हमें, या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। क्रीमेशन ऑफ बॉडी यानी कि जलाना। ठीक है, तो हमारे हो गया अर्न बरियल। अर्न किसको बोलते हैं? जो हमारा कलश होता है उसे अर्न बरियल बोला जाता है। तो उसमें एक ह्यूमन जो होता था उसके कुछ भी पार्ट्स रखे जाते थे या कोई बड़ा सा पॉट बना लिया करते थे, उसमें उसके बॉडी पार्ट्स रखे जाते थे और उसके बाद उसे बरी कर दिया जाता था। तो अब इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जो हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया जो साइड है वहां पे ये अर्न्स हमें मिलते हैं साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। मतलब एक कलश है जो कि ऐसे स्ट्रेट खड़ा है और उसे बरी कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं बात आती है सदर्न इंडिया में। तो सदर्न इंडिया में क्या हुआ करता था? उसी अर्न को पैक करके अच्छे से और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अलाइन करके फिर उसे बरी किया जाता था। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, एक मेजर पॉइंट है अगर आप लिखना चाहें तो। उसके बाद बरियल प्रैक्टिसेस होगी। उसके बाद सोसाइटी में क्या होता था कि पॉट्स वगैरह यूज होते थे। अब हमें एक एविडेंस भी मिला है, जैसे कि एविडेंस कैसा, तो मैं आपको बताता हूं। एविडेंस चाइल्ड बरियल, चाइल्ड नहीं लिखूंगा मैं, इन्फेंट लिखूंगा। अब मैं इन्फेंट क्यों लिख रहा हूं? इन्फेंट कहते हैं हम नवजात शिशु को, जो एकदम ही नवजात शिशु है उसे हम इन्फेंट कहेंगे। तो उसका हमें एक बरियल मिला है जो छोटे से पोट के अंदर बरी हो रखा है। ठीक है, तो ये एविडेंस भी आप मेंशन कर सकते हैं, इन्फेंट बरियल इन अ पॉट, ये हमें एविडेंस मिला है। ठीक है, अभी मेरे पास डिजिटल कोई सहारा नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर उसकी इमेज दिखाता और आगे जाके वो भी मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। यहाँ पे इसके साथ रिलीजन और प्रैक्टिसेस खत्म होती है, पर एक मेजर पॉइंट बताऊंगा मैं, टेराकोटा मदर गॉडेस, जो कि सबसे अर्लीस्ट डेटी कंसीडर की जाती है। डेटी यानी कि पूजनीय जो गॉड कंसीडर किए जाते हैं, टेराकोटा मदर गॉडेस, वो भी इन्हीं के टाइम पे मिले थे। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एरो करके, यहाँ टेराकोटा मदर गॉडेस, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे, टेराकोटा मदर गॉडेस। ठीक है, ये लिखना है। टेराकोटा मदर गॉडेस वाला टॉपिक हुआ, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि माना जाता है ये जो बरियल्स हुए थे उसमें हमें क्या मिले हैं, पोर्ट्स या फिर ज्वेलरीज जो इनके एंशिएंट टाइप की हुआ करती थी। आप कह सकते हैं कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी हमें मिले हैं जो साथ में बरी हुआ करते थे। इससे हमें एक एविडेंस और मिला। क्या एविडेंस मिला? कि दे बिलीव्ड इन पास्ट लाइफ और दे बिलीव्ड इन द अपकमिंग लाइफ, ये भी कह सकते हैं, और लाइफ आफ्टर डेथ, है ना। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि देयर इज एविडेंस
ऑफ बरियल ऑफ कॉपर मटेरियल्स विद इन द बरियल्स, है ना। तो ये आप लिखेंगे तो उससे आपको क्या पता लग जाएगा कि आफ्टर लाइफ पे ये बिलीव करा करते थे, या फिर आप साइड में लिख सकते हैं दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। आप पे जैसा डिपेंड करता है आपको कैसे नोट्स बनाने हैं उस पे है, ठीक है। उसके बाद बात आती है टेराकोटा मदर गॉडेस, और साथ में एक बुल का पॉइंट में लिख लीजिएगा। जो हमारा बुल है वो कंसीडर किया जाता था, बुल कंसीडर्ड एज अ रिलीजियस कल्ट, रिलीजियस कल्ट। अब आप सोचेंगे मैं एक तरफ कह रहा हूं कोई रिलीजन नहीं हुआ करता था, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं रिलीजियस कल्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। तो आप कह सकते हैं जो भी इंसान जो गॉड को पूज रहा है वो किसी ना किसी उस टाइम पे धर्म फॉलो कर रहा होगा। हमें ये सोच के चलना है कि कोई रिलीजन नहीं रहा है हिस्ट्री का, पर आपको ये याद रखना है कि रिलीजियस कल्ट तो हमें मिल सकता है ना। बुल को रिलीजियस कल्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, बुल सीधा सीधा गॉड से कनेक्टेड था, या आप कह सकते हैं उनका वाहन कंसीडर किया जाता था, ये भी हो सकता है। हिस्ट्री के बारे में हम कुछ हम जान नहीं सकते, हम केवल पहचान सकते हैं हिस्ट्री को कि जो हमें पास्ट एविडेंसेस मिले हैं। खुद की तरफ से कुछ भी बनाना ये हिस्ट्री में सेंसलेस है और बेसलेस भी। उसके बाद बात करते हैं तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप खुद सोचिए क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। एक ऐसी एज जिसके पास कॉपर है, विलेज इकोनॉमी रही है, कॉपर के अलावा उसके पास कुछ नहीं है मेजरली, है ना। तो आर्ट में क्या आएगा, सबसे पहले आप कॉपर से क्या कर सकते हैं, या तो उसको ढाल के कोई उसके खिलौने बना देंगे या उससे पोट्स बना लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आर्ट एंड कल्चर में क्या आएगा, कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग। कॉपर स्मेल्टिंग उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम कॉपर को पीट के किसी ना किसी शेप में लाते हैं, तो ये कॉपर स्मेल्टिंग कहलाती है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी सोसाइटी भी खत्म होती है चैल्कोलिथिक एज की। ये कुछ बेसिक चीजें थी चैल्कोलिथिक एज के बारे में, और मैं कहता हूँ इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। प्री हिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है, पर आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी प्री हिस्ट्री थी वो राइटिंग से अननोन थी, मैंने आपको बताया था। अब आगे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हमारा कल्चर डेवलप होता रहा, चैल्कोलिथिक से बाद में कैसे हड़प्पन कल्चर को कंसीडर किया जाने लगा, हड़प्पन कल्चर इतना मेजर क्यों कंसीडर किया जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आज की मॉडर्न सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, और उसे क्यों कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी की नींव उसी के द्वारा रखी गई है। तो हड़प्पन कल्चर आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, तो उसके लिए भी रुके रहिएगा।